कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हमारे साथ। पराग जी, गुड मॉर्निंग। रिलायंस से शुरुआत करते हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी वीकनेस है इस स्टॉक में। इस पर क्या व्यू होगा आपका और क्या रीज़न रहा इस तरीके की वीकनेस का? रिलायंस की बात कर रहे हैं। हाँ, रिलायंस। हाँ, तो रिलायंस मेरा आउटलुक काफी पॉजिटिव है। मैं प्योरली फंडामेंटल बात करूंगा। 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप में 1,40,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट है कंपनी का। नेट डेट टू एबिटा इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल, बिलो 1x। तो और जो टेलीकॉम का बिजनेस है वो एन्युइटी बिजनेस है, उसमें कोई गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है, कोई सिक्लिकलिटी नहीं है। वो 75 से 80 हजार करोड़ का एबिटा जो है वो सेक्युलर है, वो ग्रो होता रहेगा इन लाइन विद टैरिफ। आपका रिटेल जो है, वो रिलायंस ने जो रिस्ट्रक्चरिंग की थी रिटेल में, उसके अभी रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे मेरे हिसाब से ये क्वार्टर भी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहेगा रिजल्ट रिटेल का, और फिर फेस्टिव के बाद अच्छा पिकअप होगा। रिफाइनिंग भी अप्रैल में जून मैंने देखा था, रिफाइनिंग मार्जिन काफी अच्छे थे। हालांकि लास्ट 2-3 दिन में थोड़ी सी उसमें गिरावट आई है, बट मेरे हिसाब से फ्रॉम फंडामेंटल परस्पेक्टिव रिलायंस लुक्स वेरी गुड। ये जो जियो आईपीओ के चलते हुए जो लोगों को एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी, आई थिंक वो फंडामेंटली मिसप्लेस्ड ही था। तो वो अच्छा हुआ कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जियो आईपीओ डिले हो रहा है, और इसकी वजह से अगर थोड़ा सा रिलायंस करेक्ट करे तो मेरे हिसाब से लेने की अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये रिलायंस पे आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव, लेने की अपॉर्चुनिटी है, बाय अगर आप बोल रहे हैं तो प्लीज़ एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर रखिए। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी बाय कॉल यहाँ पे दी गया है उसके साथ एक प्लीज़ अपना एक निजी वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लें। अच्छा पराग जी, ये एक बताइएगा, कोटक ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए वो आपको कैसे लगे? हमने देखा है कि बहुत ही इस बढ़िया। CY 25 में ये अमंग द बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मर रहा है। आपका टेक इस पर? जैसे कि रिलायंस है, कोटक भी हमारा बड़ा होल्डिंग है, और मैं बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हूँ। सी कोटक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रूडेंट एंड कंजर्वेटिव लेंडर। अगर अप्रैल में जून, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू समर एंड ड्यू टू अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून काफी स्लगिश थी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में, फिर भी जनवरी फरवरी मार्च जो बहुत ही स्ट्रांग क्वार्टर था, उसके ऊपर उन्होंने 4% लोन बुक ग्रोथ दिखाया, विच इज वेरी पॉजिटिव। अगर रिजल्ट में निम कॉन्ट्रैक्शन अगर 20 बिप से कम रहा, और असेट क्वालिटी में तो कभी कोटक में ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है बिकॉज दे आर वेरी प्रूडेंट लेंडर्स, तो मेरे हिसाब से अगर निम कॉन्ट्रैक्शन को वो हैंडल कर पाए और 20 बिप्स के नीचे अगर रहा, तो कोटक में काफी अच्छी तेजी, एंड इट विल आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इन माई व्यू। और ये निम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नोन चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सडनली आ रहा है। मेरे हिसाब से पहले 6 महीनों में FY 26 के हर बैंक का निम 20 से 25 बिप्स गिरने ही वाला है। तो किसी का अभी ज्यादा गिरेगा, किसी का सेकंड क्वार्टर में ज्यादा गिरेगा। लेकिन जो आरबीआई ने लिक्विडिटी इज आउट कर दी है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा अगर लिक्विडिटी सरप्लस है सिस्टम में, और डिपॉजिट और सेविंग रेट दोनों में कटौती हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये जो मार्जिन अभी जो कम हो रहा है, वो Q3 Q4 में थोड़ा सा उससे रिगेन भी हो जाएगा, और अगले साल पूरा ही रिगेन हो जाएगा। और अगले साल लोन बुक ग्रोथ भी, एज कोटक ऑलवेज कीप सेइंग, 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स नॉमिनल जीडीपी वो ग्रो करते हैं। तो मेरे हिसाब से 17-18% ग्रोथ, और नीम अगर ये साल जो रहा वही अगले साल रहा, तो आपकी ईपीएस ग्रोथ भी 17-18% आ जाएगी। जबकि अगर आप उसकी वैल्यूएशन आप निकालिए, तो 700 रुपये सब्सिडरी वैल्यू है 2200 रुपये में से, तो 1500 रुपये में आपको बैंक मिल रही है, जिसका ईपीएस अगले साल 90 रुपया है। तो 16 के पीई पे और प्राइस टू बुक 2 टाइम पे, जबकि उसका आरओआई भी 2% से ज्यादा है, मेरे हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। ऐसे पीजी और प्राइस टू बुक बाय आरओआई स्टॉक्स काफी है नहीं मार्केट, और जहां पे मैनेजमेंट पे भी अपने पूरा कंफर्ट है इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग प्रैक्टिसेस। ओके, चलिए ये बात हुई कोटक बैंक की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर क्या व्यू होगा आपका पराग जी, और यहाँ पर कोई स्टॉक पिक होगी क्या आपकी, या आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक होगा क्या? यस, हमारे पोर्टफोलियो में बीपीसीएल है। हम अब मैंने इसलिए लिया है कि 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको और प्लस नेट डेट इज जीरो। अगर यही रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन जो आज बन रहे हैं, बिकॉज ऑयल $75 से नीचे है, वो अगर बनता रहेगा, तो मेरे हिसाब से क्वार्टरली EBITDA 10,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, विच इज 100% जंप YOY। तो 40,000 करोड़ का EBITDA अगर पूरे साल का बनता है, तो 1.5 लाख करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू में 3.5-4 टाइम में वीपीसीएल में कुछ होना नहीं है। 6% डिविडेंड यील्ड है। तो अगर ऑयल कंट्रोल में रहता है, जो कि अभी लग रहा है कि 75 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए,
तो वो हिसाब से बीपीसीएल इज अ गुड वैल्यू पिक। ऐसे ही जैसे जैसे मैं अभी चौथा हमारा जो पिक है, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान लीवर जो आज काफी अच्छा चल रहा है, वो भी हमारा एक बड़ा पिक है। हिंदुस्तान लीवर और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक हमने खरीदे थे जब मार्केट में एकदम ये ब्लू चिप कंपनी एकदम बीटन डाउन और ब्रूइज्ड हो गई थी, बिकॉज ग्रोथ नहीं था। बट जनरली ऐसे ही टाइम में कॉन्ट्रा बाइंग करके पैसा बनता है मार्केट में ब्लू चिप कंपनियों में। तो वैसे ही मैं हिंदाल्को की बात करना चाहूंगा विद इन द मेटल पैक। अभी जो हिंदाल्को में प्रेशर है वो ये कैनेडियन टैरिफ की वजह से है कि भाई कनाडा से जो एल्यूमिनियम नोवालिस इंपोर्ट करता है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ने के चांसेस है, और उससे नोवालिस का एबिटा थोड़ा सा अफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखूं, 15% आरओई बनाने वाली कंपनी और करीबन करीबन 25,000 करोड़ की कैश प्रॉफिट करने वाली कंपनी आपको वन टाइम बुक पे मिल रही है FY27 पे। और यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान है उनके, उसके भी थ्रेशोल्ड उनके है प्री टैक्स आरओसी 15% बनना ही चाहिए। डाउनस्ट्रीम में ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे उनका एबिटा अभी 1500 करोड़ है, वो 8,000 करोड़ होने की उम्मीद है, बिकॉज इट इज प्रिसीजन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो ईवीज के अंदर जाएंगे। और नोवालिस में भी जो एक्सपेंशन है वो FY28 में शुरू होगा, और वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी एबिटा 15,000 करोड़ है वो 22-23,000 करोड़ हो सकता है, बिकॉज जो नई कैपेसिटी है वो हायर मार्जिन पे है और उसमें 70% इज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा है कि जहां पे आपको 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कैश प्रॉफिट 25,000 करोड़ है, तो 13-14% यील्ड पे कंपनी मिल रही है, और आगे बड़ा एक्सपेंशन प्लान है जिससे और वैल्यू एडेड मिक्स बढ़ रहा है उनका। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे भी मैं ये बोलना चाहूंगा, दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बिकॉज एज वी नो nobody can predict what Mr. Trump will say tomorrow। तो टैरिफ के चक्कर में कभी कोई गिरावट आ भी सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से एनी बिग फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके अच्छा पराग जी, अभी आपने क्योंकि कमोडिटीज़ पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू शेयर किया, लुक एट मेटल्स, यहाँ पे आपने हिंदाल्को की बात की, आपने क्रूड पर भी एक आउटलुक लेते हुए OMC से बातचीत कर ली। एक बास्केट और कमोडिटीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दे रही है, और इस हल्के से कोलैप्स होते बाजार में कॉन्फिडेंस आ रहा है, दैट्स सीमेंट। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ मूव्स बहुत अच्छे हैं, पूरा सेक्टर इस वक्त चल रहा है। यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है इस वक्त? बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट पे मैं शायद आपकी चैनल पे भी और काफी अलग अलग मैं मेरा व्यू देता आया हूँ। मैं दिसंबर महीने से सीमेंट सेक्टर में काफी बुलिश था। हमारे पोर्टफोलियो का 15% वेट सीमेंट था, क्योंकि दिसंबर महीने में ऐसा लग रहा था कि सीमेंट प्राइसेस वर एट ऑल टाइम लो, और वहां से सिर्फ बढ़ने की उम्मीद थी। काफी सारा कंसोलिडेशन हो चुका था सेक्टर में। तो बेसिकली अगर आपने अल्ट्राटेक का कॉल सुना हो, अंबुजा का कॉल सुना हो, श्री सीमेंट का कॉल सुना हो, तो क्लियर था कि कंपनीज वर मोर फोकस्ड ऑन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज देन मार्केट शेयर। एंड सो ये जो पूरी और ये रिजल्ट काफी अच्छा एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक्स, स्पेशली जनवरी फरवरी मार्च में जो नॉर्थ और ईस्ट में प्राइस हाइक हुए, और आफ्टर 1 अप्रैल जो साउथ में प्राइस हाइक हुए। तो आई वॉज वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज जनरली आई एम अ कॉन्ट्रा बायर और सेलर, मैं अभी इस भाव में सीमेंट खरीदना रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो एक बड़ी रैली थी वो मेरे ख्याल से ये अभी प्रॉफिट बुकिंग के प्राइसेस आ चुके हैं सीमेंट में, इन फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। ऑल राइट।